महमूद गजनवी 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार था। कौन था? 932 में अलप्तगीन तुर्क सरदार था। अलप्तगीन गजनी साम्राज्य का स्थापना कर लिया था। यही अलप्तगीन जो था गजनी साम्राज्य का स्थापना कर लिया था 932 में। राजधानी था इसका गजनी। गजनी का स्थापना किया था, राजधानी गजनी बनाता था अलप्तगीन 932 में। जब अलप्तगीन मर जाता है तो कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगिन का शासन चलता है। अलप्तगीन के बाद प्रीतिगिन के शासनकाल चलता है आपको इसका। प्रीतिगिन का 972 से 977 टोटल 5 वर्ष। और इसी प्रीतिगिन के समय में ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था ना। प्रीतिगिन के शासनकाल में सबसे पहले भारत पर आक्रमण कर लिया था गजनवी। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय जब भारत में किया था पंजाब में, उस समय किया था। पंजाब में शाही वंश का शासक था उस समय पंजाब के जयपाल के समय में ही अब प्रीतिगिन ने आक्रमण किया था भारत पर। जयपाल पंजाब का शासक था। अलप्तगीन जो था, अलप्तगीन का एक गुलाम भी था और दामाद भी था। जो गुलाम है वही दामाद भी है अलप्तगीन का। उसका नाम है सुबुक्तगिन। दामाद और गुलाम दोनों था अलप्तगीन का। जो यही सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठ जाता है। सुबुक्तगिन गद्दी पर बैठता 977 में। महमूद गजनवी सुबुक्तगिन का पुत्र था। इसी का एक बेटा होता है। सुबुक्तगिन का बेटा महमूद गजनवी नाम था। महमूद गजनवी उसका जन्म हुआ था महमूद गजनवी 1 नवंबर 971 में। गद्दी पर बैठा 977 में। जन्म लिया था 971 में, पहले ही 5-6 वर्ष पहले ही। सुबुक्तगिन का बेटा है महमूद गजनवी। जब बेटा जन्म लेता है महमूद गजनवी तो अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। कहाँ का? खुरासान का। महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में देखा जाए, यानी कि 998, 71 से 27 जोड़िएगा तो 998 हो जाता है। जन्म लेता 971 में, 27 वर्ष की उम्र में 998 गद्दी पर बैठता है महमूद गजनवी। तो बगदाद का जो खलीफा था अल आदिल बिलाह ने कहा था महमूद गजनवी को आइए। यही अल आदिल बिलाह ने महमूद गजनवी को मान्यता प्राप्त करते हुए बुलाता है। बगदाद के खलीफा जो थे अल आदिल बिलाह यामिन उदौला तथा यामिन उला के उपाधि देता है। पूछेगा महमूद गजनवी को कौन कौन सी उपाधि मिलता है? यामिन उदा और यामिन उल मिला के उपाधि। महमूद गजनवी भारत पर सबसे 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण किया था। इसका उद्देश्य था आक्रमण करने के लिए भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना। महमूद गजनवी ने मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। कैसा था? मूर्ति भंजक, ताकि धन लूट सके। भारत पर प्रथम आक्रमण करने था महमूद गजनवी 1000 ईस्वी में। भारत पर सबसे पहले तो 1000 में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों का अधिकार कर लिया था। अपने देश भी लौट जाता है 1000 ईस्वी में लूट करके। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में फिर आक्रमण करता है। शाही राजा जो पंजाब के राजा था, जो सबसे पहले इन्हीं के शासनकाल में था, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। यही पंजाब का शाही राजा जयपाल, यानी लिख ले पंजाब के जो थे, कौन थे? पंजाब के शाही वंशी के राजा जयपाल के समय पहला तो आक्रमण किया था गजनवी। वही 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया गया आक्रमण। जयपाल इसमें हार देता है। फिर आता है तीसरी बार 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध करता है हमला। और मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। मूर्तिवाद के विरुद्ध नगरकोटला 1008 में। महमूद गजनवी ने थानेश्वर के चक्रा स्वामी की जो कांस्य मूर्ति था, उस आदम कद की प्रतिमा को गजनी भेज देता है। कहता है ले जा थानेश्वर के चक्रा स्वामी की कांस्य मूर्ति को
कहाँ गजनी के रंगभूमि में भेज देता है। मोहित गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण देखा जाए 1025 ईस्वी में था। सोमनाथ के विरुद्ध मंदिर को लूट लिया था। उसमें 20 लाख रुपया का इसमें दिनार की संपत्ति में हाथ लगा था महमूद गजनी को। और जब लूट के जा रहा था तो अनिलवाड़ा के शासक था, उसने महमूद गजनी से लड़ाई कर दिया और सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में जाटों ने भी हमला कर देता है और कुछ संपत्ति लूट लेता है जाटों ने महमूद गजनी से। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण पूछेगा 1025 के बाद 1027 सोमनाथ मंदिर को दोबारा 1027 सबसे अंतिम। यह भी जाटों के विरुद्ध था और 1025-16 भी जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला पहला महमूद गजनवी था। सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था सुल्तान महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के सेना में देखा सेवंदराय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। सेवंदराय और तिलक दोनों हिंदू व्यक्ति थे। जो आपको महमूद गजनवी मुसलमान थे, हिंदू के रख रहे था उच्च पद पर सेवंदराय तिलक को। महमूद गजनवी के 1031 ईस्वी में हो जाता है मृत्यु। 3 वर्ष बाद 1027 के बाद 1030 में महमूद गजनवी देखा जाए 27 वर्ष 971 में जन्म लिया था। पहला 98 में गद्दी पर बैठा था 27 वर्ष की उम्र में। फिर आता है मोहम्मद गौरी। अब चलते हैं मोहम्मद गजनवी मरता है तो मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी जो था गौर एक जगह का नाम है जो महमूद गजनवी के अधीन था। गौर का महमूद गजनवी का छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में गौर 1173 ईस्वी में महमूद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बन जाता है। मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बनता है? 1173 में। इसने भारतीय पर पहला आक्रमण कर लिया था 1175 में, जब महमूद गजनवी भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, है ना, पेशावर पर। और अंतिम शासक था 1027 में था। अंतिम 1030 समझ देता, 1027 अंतिम था जाटों के विरुद्ध महमूद गजनवी। यह है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी गौर का एक छोटा सा राज्य का शासक था, जो 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गौर का शासक बन जाता है 1173 में। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण देखा जाए 1175 में किया था, 2 वर्ष बाद। 73 के बाद 2 वर्ष बाद मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण पूछेगा तो 1178 में आता है। दूसरा 1178 में, 75 378 में। वो भी पहला मुल्तान के विरुद्ध, दूसरा 78 में पाटन के विरुद्ध किया था। पाटन गुजरात के विरुद्ध। पाटन का जो गुजरात था 1178 में आक्रमण किया था दूसरा, तो वहाँ के पाटन के भीम द्वितीय था शासक। भीम द्वितीय ने गौरी को पटक के मारा। फिर आता है मोहम्मद गौरी, फिर विजित प्रदेशों को भीम द्वितीय से हार कर भागता है। तो वहाँ भागते हुए जो अपने प्रदेश का जीता हुआ प्रदेश का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए भार गजनी लौट जाता है मोहम्मद गौरी, जहाँ 15 मार्च 1206 ईस्वी को इसके हत्या हो जाता है। 73 से 31 आता है इनका शासनकाल। 1206 में हत्या मोहम्मद गौरी का। देखा तराइन का प्रथम युद्ध, ये तो पूछने के लिए नहीं है, तराइन का ये सब नहीं पूछने के लिए है। हाँ, चंदार का युद्ध 1194 में गौरी जयचंद बीच में था और गौरी जीत गया था और जयचंद हार गया था। जयचंद जो था गढ़वाल राठौर वंश के संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी था। ठीक, अंतिम शासक जयचंद था। चंदार के युद्ध में जयचंद अंतिम शासक था गढ़वाल राठौर राजवंश के, है ना। जब 1194 में चंदार युद्ध मारा जाता है गौरी के साथ है। चंदार युद्ध 1194 में गौरी जीत जाता है और जयचंद मारा जाता है। फिर आता सल्तनत काल में, हम लोग मध्यकालीन में देख ली हम लोग। ये थोड़ा सा छूट गया, ठीक ना, ये थोड़ा सा छूट गया है, पहले ही होना चाहिए। भारत पर अरबों का आक्रमण बिन मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में था। भारत पर अरबों का आक्रमण था 712 ईस्वी में सिंध में किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था।
अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन चलता था। उस समय सिंध पर दाहिर शासन कर लेता, अरब आता है लूट लेता है। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूट लेना और लूट करके इस्लाम धर्म का प्रचार करना। जब गौरी गजनवी पहुंच जाता है तो गौरी के ही दामाद या सेनापति था, है ना, गुलाम वंश सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी को तो भार बाजा सौंपते हुए निकल जाता है गजनवी। 15 मार्च 1206 को हत्या हो जाता है महमूद गौरी को। तो 1206 के बाद आता है महमूद गौरी के बाद आपको महमूद गौरी के बाद गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चलता है इसका शासन। 1206 से 1290 गुलाम वंश स्थापना होता है 1206 में। कुतुबुद्दीन महमूद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यही कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गौरी का गुलाम था। 1206 में गुलाम वंश का स्थापना किया। गुलामों को फारसी में बदंगा का पुकार देते हैं, तो गुलाम है तो बदंगा कहेंगे। सैनिक सेवा के लिए खाता जाता था बदंगों को। क्या होता है आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक होता है 24 जून 1206 को। 1206 को होता है मोहम्मद गौरी के सेनापति था। 1206 के में राज्याभिषेक होता है। तो कुतुबुद्दीन राजधानी बना लेता है लाहौर में। 1206 का राज्याभिषेक 24 जून को लाहौर में राजधानी बनता है। अब कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव डाल दी थी। कुतुब मीनार की नींव लाहौर राजधानी बना करके। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में कौन सा मस्जिद है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। नालंदा कुमार गुप्त जो बनाया था नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ हिंसाकांड था, उसको नालंदा विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी तोड़ देता है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में होता है। 1206 में गद्दी में बैठता और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता। चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर गया। वहीं राजधानी जहाँ राजधानी बनले था लाहौर में, वहीं दफना दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को दफना दिया था। ऐबक का उत्तराधिकार आता है आराम शाह, उसका बेटा था आराम शाह, है ना। आराम घोड़ा से भी न बच, सोचा हम आराम से रहे, घोड़ा से न गिर मर जाए, इसलिए आराम शाह आता है। आराम शाह से 8 वर्ष रहता है, शासन करता है। 8 महीना वर्ष भी नहीं, महीना। तो आराम शाह की हत्या हो जाता है। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश कर देता है। इल्तुतमिश कर देता है। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में कर देता है, बच्चा समझ करके। दिल्ली की गद्दी पर बढ़ता है इल्तुतमिश 1211 में। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। कहाँ का था? जब इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली गद्दी पर बढ़ता है तो वह तुर्किस्तान का जो इलबरी तुर्क था, वही इलबरी तुर्क था तुर्किस्तान के। और ऐबक का है गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश। ऐबक की मृत्यु जब हो रहा था उस समय बदायूं का गवर्नर कर रहा था इल्तुतमिश ने ऐबक ने कहा तो इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर करो, मेरा बेटा आराम से काम करेगा। लेकिन यह हत्या करता 1211 में। इल्तुतमिश लाहौर से देखा कि मेरा जो मालिक है लाहौर बनाया है, वहीं दफना दे देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो राजधानी वहाँ से हटा करके दिल्ली ला देता, दिल्ली इल्तुतमिश। और दिल्ली में ही हौज सुल्तानी और दिल्ली कोना के निकट बनल था। हौज सुल्तानी जो है दिल्ली कोना के निकट बनल था। इल्तुतमिश पहला शासक था क्या चीज़ में भाई? तो हौज सुल्तानी तो बनावे के लिए था। तो अब के में पहला शासक है जो 1229 में बगदाद के जो खलीफा पद था, सुल्तान के पद की वैधानिक शक्ति प्रदान करता है। बोलता है 1229 में बगदाद में जो खलीफा पद चलता था, खलीफा पद इसको स्वीकार कर लेता है। अब महमूद गजनवी 27 वर्ष के अवस्था में 998 से गद्दी पर बैठा। तो वह पहले बगदाद खलीफा उस समय अल आदिल बिला ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामिन उद मिला को पद दे दिया था। अली आदिल बिला ने वही है इल्तुतमिश पहला शासक था। 1229 में बगदाद के जो खलीफा है उस सुल्तान पद की वैधानिक शक्ति प्रदान करता है।
इल्तुतमिश की मृत्यु होता है आपको 1236 में। 11 में गद्दी पर बढ़ता है और 1236 में ये मर जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाता है 1210 में। चंगेज खान आता है इसके उत्तराधिकारी। चंगेज खान ने ख्वारिज़मी के सम्राट जलालुद्दीन के को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। जलालुद्दीन को इल्तुतमिश के पद बाद उसका पुत्र आता है रुकनुद्दीन फिरोज। जब इल्तुतमिश मर जाता है तो उसका बेटा आता है रुकनुद्दीन फिरोज। चंगेज खान नहीं, ये रुकनुद्दीन फिरोज था। रुकनुद्दीन फिरोज एक आयोग शासक था बहुत कम उम्र में। इसके माँ शाह तुर्कान छाई रही। रुकनुद्दीन फिरोज के शासन में शाह तुर्कान छाई रही और शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा देता है। तुर्की अमीरों ने हटाता है तो राज्य का शासन खत्म हो जाता है। रुकनुद्दीन का खत्म होता है तो राज्य आ जाता है। राजा को सुल्तान का पद मिल जाता है। इस प्रकार राजा बेगम प्रथम मुस्लिम महिला हो जाती है जिसने शासन की बगदौर संभालती है। इसलिए राजा ने पर्दा प्रथा त्याग देती है। पुरुषों की तरह जोगा खेलना, कावा खेलना, कुल्हा टोपी पहनकर घूमने लगा दरबार में। इससे भी जब घूमने लगाता है तो राजा ने कहा मलिक जामुलुद्दीन याकूत को अमीर अखुर बनाता है। इसको मलिक जामुलुद्दीन याकूत को अमीर अखुर बना देता है, यानी घोड़े का सदा बनाता है मलिक जामुलुद्दीन याकूत को। इसलिए इससे भी नाराज होते हैं तुर्की के अमीरों ने। तुर्की के अमीरों ने नाराज होते हैं तो राजा सुल्तान के तुर्की अमीरों ने भी हटा देता है कि तुम भी हटो। फिर आता है बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बढ़ता है। राजा के साथ अल्तुनिया के साथ होता है। शादी के बाद पुनः गद्दी प्राप्त करने की कोशिश करता लेकिन फेल हो जाती है। राजा के हत्या 13 अक्टूबर 1240 को हो जाता है। 1240 डाकुओं के द्वारा होता है कैथल के पास। ये 1240 13 अक्टूबर को होता है। तो 2 बरस बाद बहराम शाह को भी हत्या होता है 1242 में। बहराम शाह को यही राजा को बादल था बहराम शाह को बंदी बना करके हत्या कर दिया जाता है 1242 में। फिर आता है बहराम शाह का बाद आता है दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन मसूद शाह आता है। अलाउद्दीन मसूद शाह जब आता है तो यहाँ पर 1242 में बहराम शाह का बनने पर बैठता है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो बलबन ने संयंत्र दिमाग लगाता है संयंत्र से। 4 बरस बाद 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा देता है। नहीं हटाता है 1246 में बलबन ने तो नासिरुद्दीन महमूद को बैठाता है। नासिरुद्दीन ऐसा व्यक्ति था जो टोपी पहनकर टोपी सीकर अपना जीवन चलाता था। बलबन ने ही 1246 में नासिरुद्दीन शाह का दिमाग लगा हटा देता है। तो उस शादी को अपनी बेटी की शादी नासिरुद्दीन शाह करा देता है। पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद के साथ करा देता है। बलबन का वास्तविक नाम देखा जाए तो वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। यही बहाउद्दीन बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन इल्तुतमिश का दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, गुलाम था। चलते हैं तुर्कान चिलगानी का विनाश बलबन ने कर दिया था। तुर्कान चिलगानी का विकास। अब बलबन ने 1266 इसमें गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1266 में। जब 1286 में बैठता है गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर तो मंगोलों के आक्रमण कर रहा था दिल्ली पर, तो उससे बचा लेता है दिल्ली को मंगोलों से बलबन। और सीधा फैबोस नाम का जो राज दरबार प्रथा था इसकी शुरुआत करा था सीधा फैबोस बलबन नहीं करा था। जो तुर्कान चिलगानी को विनाश किया और सीधा फैबोस की शुरुआत किया। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर जो चलता था नरोज का भी उत्सव मनाना शुरू कर दिया। तुर्कान चिलगानी सीधा फैबोस नरोज मनाता था। तुर्कान चिलगानी को तो ख़त्म कर दिया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लव और रक्त नीति अपनाया। बलबन को ओलू खां को उपाधि दिया गया। ओलू खां जो इसके दामाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने दिया था बलबन को ओलू खां को उपाधि। बलबन के दरबार में फारसी के कुछ कवि रहते थे जो अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। खुसरो हसन
कह रहा गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था, है ना। सबसे अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर से गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुब ऐबक। अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर से। चलते हैं। गुलाम वंश के बाद आता है 1206 से 1290 के बाद अब खिलजी वंश आता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। खिलजी वंश आता है। गुलाम वंश के बाद 1290 खत्म होता है गुलाम वंश, और 1290 से 1818 होता है खिलजी वंश, और 1320 तक टोटल 40 वर्ष चलता है। गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके जब खत्म होता है गुलाम वंश 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया था। 1290 को राजधानी किलोखरी बनाया था खिलजी वंश। खिलजी ने किलोखरी की राजधानी बनाया, और जलालुद्दीन का तो किलोखरी की राजधानी बनाते ही हाँ जलालुद्दीन की हत्या, यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया, और किलोखरी की राजधानी बनता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसकी हत्या हो जाता है। फिर 1296 में 90 में बढ़ता है, 6 वर्ष के बाद हत्या। फिर उसके बाद भतीजा दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने वो कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर देता है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, उसके भतीजा था और दामाद था। दामाद ने मिलकर करता है। दामाद का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कड़ा मानिकपुर में इलाहाबाद में कर देता है। फिर आज 22 अक्टूबर 1296 को 1296 मरता है जलालुद्दीन, और 1296 इसमें गद्दी पर बढ़ जाता है दमदा, जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान बढ़ जाता है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम था, यही अलाउद्दीन जो दामाद था जलालुद्दीन के, उसका बचपन का नाम था अली तथा गुरसाफ्स का करते थे, अली गुरसाफ्स। और अलाउद्दीन अली और गुरसाफ्स। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन और अस्थायी सेना का नींव रखी, और नगद वेतन रखेगा तो दिल्ली फिक्स के दिल्ली शासकों में सबसे अधिक, और खिलजी के पास ही विशाल अस्थायी सेना रही, क्योंकि खिलजी वंश के पास अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी, क्योंकि नगद वेतन देता था। थोड़ा सा आगे अमीर खुसरो के मूल नाम था मोहम्मद हसन। ये मोहम्मद हसन अलाउद्दीन बलबन के दरबार में रहने वाला था। बलबन के फारसी प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। यही अमीर खुसरो का मूल नाम था अमीर मोहम्मद है जी, अमीर नहीं मोहम्मद हसन था। जन्म था पटियाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश बदायूं के पास है। 1253 ईस्वी में हुआ था जन्म। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था खुसरो। और बलबन से लेकर के मोहम्मद तुगलक तो दिल्ली गद्दी पर बैठा। देखिए बलबन में तो ही है अमीर खुसरो, और दिल्ली गद्दी तक बैठा। बलबन मोहम्मद तुगलक से लेकर के दिल्ली के सुल्तान तक दरबार में रहा। तूतीय हिंद के नाम से जानते हैं भारत का तोता अमीर खुसरो को। सितार और तबला में का आविष्कार किए थे इसे अमीर खुसरो। थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जल्दी से क्या। इसलिए अस्थायी सेना माना जाता है। घोड़ा दागना और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। घोड़े दागना, सैनिकों की हुलिया लिखना। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के दर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। खाम सामान्य लूट का धन होता है, उसमें से सुल्तान का से 1/4 होता था। भूमि दर जो था 1/2, लूटा हुआ धन में से 1/4 से लेकर का स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था, और 1/4 न लेकर के 3/4 भाग कर दिया। व्यापारी यह मूल नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल नियंत्रण प्रणाली का मतलब होता है बेईमान अगर कम तोलेगा तो उसको से मांस काट लेने के लिए आदेश दिया गया। आदेश दक्षिण भारत के विजय के लिए कहा था, दक्षिण भारत में जीतना है तो अलाउद्दीन ने क्या करता, मलिक कफूर को भेज देता है कि जाओ दक्षिण भारत को जीत के आओ। मलिक कफूर जमैद खान मस्जिद और अलाई दरवाजा मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जो घोड़ा दागना, सैनिकों की हुलिया लिखना और मूल नियंत्रण प्रणाली लागू करना, जमैद खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंभा का महल अलाउद्दीन ने करा था।
अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाइ दरवाज़ा जो अलाइ दरवाज़ा है, ये अलाइ दरवाज़ा के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। अलाउद्दीन बने में कहता अलाउद्दीन चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने घुस गया। अलाउद्दीन खिलजी को स्वयं से सिकंदर सानी की उपाधि लेना पड़ा। और अलाउद्दीन के समय ने अलाउद्दीन का जो मालिक था याकूब को बना देता है दीवान रियासत की नियुक्त कर देता है। देखो याकूब तो दीवान रियासत बन जाओ। अलाउद्दीन खिलजी ने करता ऐसा। अलाउद्दीन के द्वारा नियुक्त परवाना नविश था। परवाना नविश को चुनता है। यही वस्तु को जो परमिट होता चालू करता था, बचाता था, करता था। शाहनाई मंडी या खदानों की बिक्री के लिए हेतु सब्जी लाया जाता था। साराद ए अदल वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक की तेल, जितना भी शराबी चीज़ बिकता था सारा ए अदल में। अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी जानना है तो कहाँ मिलेगा? तो जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। कौन सा कृति है जियाउद्दीन बर्नी? तो तारीख फिरोजशाही में ही अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलेगा, जो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। ख्वाजी नूल फतुह अमीर खुसरो की कृति। ख्वाजा ई नूल फतुह की कृति कौन है? अमीर खुसरो। रिहला इब्न बतूता लिख लेता, रिहला को इब्न बतूता। फतुह सलातिन के ई सामी ने कृति लिखा था। मूल नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। वो सफल बनाने में के लिए मुहतसिब सेंसर, जो कम तोड़ने के लिए मांस काट लिया जाता था, उसी को बोला जाता मूल नियंत्रण। उसको सफल बनाने के लिए मुहतसिब सेंसर, नाजिर को मतलब नापतोल अधिकारी के महत्व भूमिका दे दिया गया। जाओ देखो कौन तोलता है कम बेसी, सेंसर लगा दिया, मुहतसिब सेंसर लगा दिया था। और जैसे सुधारने के लिए अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने मिल को इनाम वक्फ के अंतर्गत जो दी गई थी भूमि छीन लेता है और छीन कर उस भूमि को खासा भूमि में बदल देता है। मिल के नाम वक्फ के अंतर्गत थी भूमि, पहले खासा भूमि में बदलता है। अलाउद्दीन के द्वारा किए गए 2 नवीन कर था टैक्स लगा था। जो पहला जो चराई का दुधारू पशु पर लगता था, और गढ़ी कर जो घरों झोपड़ी पर लगता था। गढ़ी तो घर झोपड़ी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1297 से 1300 ईस्वी तक चलता है। 1297 में बैठता है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके, और 1306 ईस्वी में आपको ये चलता है इसका शासन। यहाँ तक मंगोलों का 6 आक्रमण हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने 6 आक्रमण कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय पहला आक्रमण 1297 में था। उसका नेतृत्व क्या था? कादर खां के नेतृत्व में 1297 में। दूसरा 1298 सदी के नेतृत्व में होता सदी। फिर तीसरा होता 99 तीसरा होता कुतुलुंग ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा होता 1303 में। 97, 98, 99। फिर 1303 में होता है तारगी के नेतृत्व में तारगी। पाँचवा होता पाँचवें में 1305 में अली बेग के नेतृत्व में अली बेग। फिर तारगी का तीसरा तारगी तीसरा और आपके अली बेग और तारगा के 5वां हल था। छठा आक्रमण 1306 को कबक और इकबाल के नेतृत्व में था। कबक इकबाल छठा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में होता है। और जैसे 1316 में होता है तो उसके बाद मुबारक खिलजी आता है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठता मुबारक खिलजी। खुशी अलाउद्दीन खिलजी के सुन करके हत्या के बारे में। नग्न स्त्री पुरुष संगत की पसंद था। मुबारक खिलजी कभी भी राज दरबार में स्त्री का वस्त्र पहनकर घूमते थे। मुबारक खिलजी। बर्नी बोलता है कि मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था, इसलिए मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण कर लेता। खलीफा को मुबारक वजीर खुसरो खां ने क्या करता? मुबारक खां को खलीफा की उपाधि दे करके खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर देता है मुबारक को, कि तो ऐसा काम करेगा तो लंका चलेगा तो ठीक न है। 1320 में हत्या करता है खुसरो खां ने 1320 में। और स्वयं दिल्ली गद्दी पर बैठ जाता है खुसरो का 1320 में। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति को उपाधि लिया था। खुसरो खां ने क्या किया?
आपको मुबारक खां को मार करके 1320 में दिल्ली के शासन पर बैठता है और पैगंबर के उस सेनापति को पद लेता है, पैगंबर का खुसरो खां। बाजार का नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए नवीन पद क्रमानुसार दीवान रियासत व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था संचालन करता था। दीवान रियासत शाहनाई मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अध्यक्ष होता था। बरीद बाजार के अंदर घूम घूम करके बाजार का निरीक्षण करता था। मुनिहार मुनियान गुप्तचर विभाग गुप्त सूचना प्राप्त करता था। गुप्त सूचना चलते हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है तुगलक वंश 1320 से 1398 में 20 से 98। इसका 5 सितंबर 1320 को यही मुबारक खां ने कहा कि खलीफा पद के पास लिया और खुसरो ने उसे मुबारक खां को खुसरो ने 15 अप्रैल 1320 को मार देता है और खुसरो 1320 को स्वयं दिल्ली के शासन पर बैठ जाता है। खुसरो पैगंबर के सेनापति को उपाधि धारण करता है। वही खुसरो फिर तुगलक वंश के 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को हरा करके कौन गाजी मलिक कहो या तो फिर तुगलक कहो गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बढ़ जाता है। 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के शासन पर बैठता है कौन गयासुद्दीन तुगलक। 1320 को 8 सितंबर गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की जो भूमि था उन्हें पुनः लौटा देता है। जहाँ अलाउद्दीन ने भूमि ले लिया था उसको लौटा देता है। देखिए अलाउद्दीन राजस्व सुधारने के लिए अलाउद्दीन है कौन अलाउद्दीन है सब मुल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत ले लेता भूमि और लेकर के खालसा भूमि में बदल देता है। यही अलाउद्दीन के द्वारा ली गई भूमि को लौटा देता है कौन गयासुद्दीन तुगलक लौटा देता है। और सिंचाई के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुआं का निर्माण नहर का निर्माण करवा देता है और समतल नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक बोला जाता है। नहरों का निर्माण में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के नज़दीक पहाड़ी पर जा करके दिल्ली के नज़दीक में तुगलकाबाद में एक नगर स्थापित किया। वो नगर का नाम रख दिया रोमन शैली। क्या रख दिया? रोमन शैली नाम रख दिया। रोमन शैली और रोमी शैली में एक दुर्ग का निर्माण किया जिस दुर्ग का नाम दे दिया छप्पन कोट रोमन शैली। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाता है 1325 में। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में होता है। कब था? बंगाल में। कैसे? तो बंगाल का जब अभियान लड़ाई करके लौट रहा था तो लौटते समय जूना खां ने बना कर रखा था लकड़ी का महल। जूना खां यही लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के 1325 में स्थापना किया था। 8 सितंबर 1320 को मर जाता है 1325 में। 5 बरस जूना खां के लकड़ी के महल में दब के फिर आता है गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो लकड़ी के दब के मर गया था वही आदमिया जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से है ना। गयासुद्दीन तुगलक मरता है तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जूना खां सिंहासन पर बैठता दिल्ली पर। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में देखा जाए मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित था। ऐसे चलते यह गयासुद्दीन तुगलक को लकड़ी के महल में दाब के मुआ दिया 1325 में। मोहम्मद बिन तुगलक अपने सन की भरी योजना के कारण कृत्य दूसरों को दुख सुख के कारण उपेक्षा भाव रखने के कारण इन्हें स्वप्नशील पागल रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही का निर्माण कराया। स्वप्नशील पागल रक्त पिपासु अमीर कोही का विकास किया कृषि के विकास के लिए। फिर राजधानी देवगिरी से दौलताबाद ले गया। क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही राजधानी देवगिरी से दौलताबाद ले गया। नाम बदल कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कासा
फरिश्ता के अनुसार तांबा, बरनी के अनुसार धातु का सिक्का चलवाया। इस सिक्का का मूल्य चांदी के जो मूल्य होता था टाका के बराबर होता था, टाका। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियस कहता था। एडवर्ड थॉमस ने कहा, देखो मोहम्मद बिन तुगलक, तुमको प्रिंस ऑफ मनियस कहा। अफ्रीका यात्री था मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत में पहुंचा। दिल्ली सुल्तान दिल्ली पहुंचा तो वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चला था, तो उसे काजी नियुक्त किया। 1342 में सुल्तान ने इसे इब्न बतूता को चीन भेज देता है। 1342 में जाओ इब्न बतूता तो दिल्ली चले जाओ। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटना है। रहला में क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का समय था। अपने पुस्तक में विदेशी व्यापारियों, आवागमन, डाक चौकी यानी डाक व्यवस्था गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभा सूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु इसको भी होता है। गयासुद्दीन तुगलक मरता है 1325 में, तो मर जाता है 20 मार्च 1351 को मर जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1351 में सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल महल में मोहम्मद बिन तुगलक के समय शासनकाल में दक्षिण में हरी रबुका नामक दो भाइयों ने 1336 में ही मोहम्मद बिन तुगलक से विजयनगर की स्थापना कर दिया था। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना किया था। पूछेगा बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया? तो बहमन शाह यानी कि अलाउद्दीन बहमन शाह। कहाँ? महाराष्ट्र में। कब? 1347 में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पर इतिहासकार बदायूं लिखता है कि अंततः लोगों को उसकी मुक्ति मिली और उसे लोगों से भी। ऐसा बदायूं लिखता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शेख अलाउद्दीन का शिष्य चला था। मोहम्मद बिन तुगलक वह सुल्तान का पहला शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो अजमेर में शेख मुईनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे गया था। बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में भी गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं ने लिखा था, लोगों की मुक्ति मिला। बदायूं में मीरन मुलहिम और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में देखा जाए शेख सुल्तान था आदि कब्रों पर मकबरे बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आता फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकाय, जहाँ ठट्टा मोहम्मद बिन तुगलक मारा था 1391 में सिंध जाते समय ठट्टा में गोडाल महल में। वहीं ठट्टा में फिरोज शाह तुगलक को राज्याभिषेक करा दिया जाता है 20 मार्च 1351 को। और 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक मारा भी था। फिरोज शाह का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में कराता है। दिल्ली 51 में खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन को उपाधि दिया गया। फिरोज शाह तुगलक को कौन दिया? खलीफा ने। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक जो टैक्स लगता कर उसको समाप्त करता है और 4 गो कर लगा देता है। 24 में से 4 गो रखता है, खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट कमाल, खुम्स, जजिया कर। फिरोज शाह तुगलक जगात कर लगा देता है, खराज, खुम्स, जजिया, जकात। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था। बड़ी मुसलमान ब्राह्मण को इज्जत देता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने
जजिया कर लगा दिया कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करो। फिर तुगलक ने एक नया कर लगाया, सिंचाई कर कहते इसको, है ना। सिंचाई कर का टैक्स फिर तुगलक ने लगा था, जो उपज का 1/10 होता था। मैं पानी दूंगा तो 1/10 भाग सिंचाई टैक्स लगता था, कर 1/10 भाग। फिर तुगलक ने 5 बड़ी नहर का निर्माण कराया, तब सिंचाई तो 5 बड़ी नहर। फिर तुगलक ने 5 बड़ी नहर का निर्माण कराया और सिंचाई कर लगाया, उपज का 1/10 भाग। ऐसा सिंचाई और कुएं नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। जब 5 बड़ी नहर कहेगा तो फिरोज तुगलक था, जो सिंचाई कर लगाया 1/10 भाग। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगर का स्थापना किया था। क्या वो 300 नए नगर का स्थापना किया। हिसार फिरोजाबाद दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख था। इसके शासनकाल में खिजराबाद, जो टोपरा गांव मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लेकर दिल्ली में स्थापित किया था। मेरठ से टोपरा ले आया था खिजराबाद, अशोक का स्तंभ को दिल्ली में लाकर रख दिया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, लड़कियों की सहायता के लिए एक विभाग का स्थापना किया, दीवान विभाग का स्थापना किया। दीवान खराज का स्थापना किया, जिसमें अनाथ महिला लोग, विधवा लोग, लड़की लोग रहते थे। इसने कहा कि सबसे अधिक दासों की संख्या था। पूछेगा किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या था, तो फिरोज शाह तुगलक के समय दासों की संख्या देखा जाए 1,80,000 था। फिरोज शाह तुगलक के समय 1,80,000 दासों को देखभाल के लिए का किया। यह दीवान बंदगान कहेगा दासों को देखभाल के लिए। खैरात लग जाएगा तो अनाथ मुस्लिम महिलाओं को, विधवाओं को, लड़कियों की सहायता, दासों के लिए बंदगान। सैन्य पदों के वंशानुगत बना दिया, जब भी सैन्य भर्ती में हो गए वंशानुगत रूप से बाल बच्चा ही होगा। आत्मकथा था इनका कि फिरोज शाह तुगलक के फतुहात ये फिरोज शाही आत्मकथा है फिरोज शाह तुगलक के। इसने जलालुद्दीन बर्नी और शम्स सिराज आफिफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। देखो जलालुद्दीन बर्नी, शम्स सिराज, तू मेरा संरक्षण है। बर्नी और सिराज को इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूट लिया था, तो उसने 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में अनुवाद करने वाला था। फारसी में अनुवाद अपाउद्दीन ने किया था। अपाउद्दीन ने दलायत फिरोजशाही नाम से कराया था। ज्वालामुखी मंदिर से जो लूट लिया था पुस्तकालय से 1300 ग्रंथ, उसका फारसी में अनुवाद कराया तो अपाउद्दीन ने किया था। दलायती फिरोजशाह अपाउद्दीन द्वारा ये दलायती फिरोजशाही के नाम से कराया था फारसी में अनुवाद। चांदी तांबा के मिशन की संख्या नियमित सिक्के भारी संख्या में जारी कराया। चांदी तांबा के मिशन सिक्के के भारी संख्या में जारी कराया। जो चांदी होता था उसको अर्ध कहते थे और तांबा होता था उसे बीख कहते थे। चांदी को अर्ध, तांबा को बीख। फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु 1388 में हो जाता है। जब 88 में हो जाता है 1351 में दिल्ली पर राज्याभिषेक कराता है और 1388 में मर जाता है। मरने के बाद फिरोज काल में निमित्त बना था फिरोज शाह तुगलक के समय खान जहां तेलगानी बना था। इसका जो तुलना होता है खान जहां के तुलना के मकबरे की तुलना जेरूसलम की से कहती है। खान जहां तेलगानी की तुलना जेरूसलम में जो बना है, जेरूसलम में उमर के मस्जिद से किया जाता है। खान जहां तेलगानी कहो या उमर के मस्जिद का दोनों बराबर है ना। उमर की मस्जिद जो है जेरूसलम में है। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दूर का निर्माण करा था। तुगलक वंश का अंतिम शासक पूछेगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था।
नासिरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली के शासन से पालम तक की नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो था अंतिम शासक था तुगलक वंश का। इसका जो शासन रहा दिल्ली से पालम तक रहा, दिल्ली से पालम। तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में आया था। तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था 1398 में। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक उकरसक जो पूर्वाधिपति था उपाधि धारण किया था। एक हिजरा मलिक सरोवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र की स्थापना की। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुसरसक पूर्वाधिपति की उपाधि लिया। अवधारण करके एक हिजरा मलिक कुसरसक ने हिजरा यानी मलिक सरोवर ने कहा कि जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए 4 योजनाएं। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 27 में। दोआब कर क्षेत्र में वृद्धि 1326-27। राजधानी परिवर्तन दौलताबाद से देवगिरी। राजधानी 1326 से 27 है, नहीं देवगिरी से दौलताबाद लगा से, देवगिरी से दौलताबाद राजधानी। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी से दौलताबाद राजधानी में परिवर्तन 1326 से 27। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 एक वर्ष। खुरासन एवं कराचिल का अभियान। अब चलते सैयद वंश 1414 से 1391। 1414 से 1451। 1414 से 1451 आपको आता है तुगलक वंश का बाद। सैयद वंश का संस्थापक पूछेगा खिज्र खा था। खिज्र खा ने सुल्तान के उपाधि नहीं मिला था, इसको खिज्र खा को न मिला तो अपने आप को रैयत अल्लाह के उपाधि से खुश रहा। जब मिला इसको सुल्तान के उपाधि नहीं मिला तो रैयत अल्लाह के उपाधि से अपने आप से खुश रहा, अपने आप से ही खुश रहा। खिज्र खा केकर सेनापति था? खिज्र खा तैमूरलंग का सेनापति था। तैमूरलंग ने ही नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूरलंग ने खिज्र खा तैमूरलंग का सेनापति था। खिज्र खा जो था तैमूरलंग का सेनापति था, है ना। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खा को बोला था मुल्तान के पद, लाहौर के पद, दीपालपुर शासक बना दिया। मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर खिज्र खा को शासक बनाता है। खिज्र खा नियमित रूप से देखा जाए तो तैमूर के पुत्र शाहरुख को टैक्स कर भेजता था। कर क्यों? क्योंकि तैमूरलंग ने ही इसको शासक बनाया था मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर को, इसलिए उसका बेटा शाहरुख को कर भेजा था। खिज्र खा की मृत्यु होता 20 मई 1481 में। 1481 में मरते ही खिज्र खा उसका पुत्र आता है मुबारक खा शाह के उपाधि लेता है। एक मुबारक खिलजी था, है ना। ये मुबारक खा शाह के उपाधि लेता है। मुबारक खा का शासन कौन था? याहिया बिन अहमद सरहिंद था। मुबारक शाह के उपाधि लेता था। याहिया बिन सररक्षण था अहमद सरहिंद। कुछ मुबारक खान ने शाह के उपाधि लिया। मुबारक खा के उतार संरक्षण कौन था? याहिया बिन अहमद सरहिंद था। संरक्षण प्राप्त था, मुबारक खा को संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक है मुबारक खा का पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक है जो सैयद वंश के विषय में जानकारी देता है। यमुना के किनारे जाओ तो मुबारकाबाद मिलेगा। जो मुबारकाबाद में मुबारक शाह ने ही किया था स्थापना। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह सबसे अंतिम शासक था जो 37 वर्षों तक शासन कर लिया था। अलाउद्दीन आलम शाह। अब चलते हम लोग लोधी वंश। लोधी वंश का स्थापना 1491 आता है। सैयद वंश का बाद आता है 1414 का 1451 रहता है सैयद वंश। 51 था तो 1451 में लास्ट होता है सैयद वंश। तो लोधी वंश आता है 1451 से 1526, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध इसी में हुआ 1526 में। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। 19 अप्रैल 1451 में बहलोल लोधी ने
लोधी वंश का स्थापना किया था 1451 में। बहलोल लोधी शाह गाजी को उपाधि ले लेता, शाह गाजी को उपाधि लिया था और लेकर के दिल्ली के शासन पर बैठ जाता है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य का स्थापना कर लेता। बहलोल लोधी ने प्रथम अफगान राज्य का स्थापना किया और बहलोल सिक्के चलाया था। बहलोल सिक्के चलाया और मकसद सरदार को, अपने जो सरदार होता था मकसद अली कहकर पुकारते थे सरदार को, और स्वयं सरदार जब खड़ा रहता था मकसद अली तो स्वयं खड़ा भी रहता था बहलोल लोधी। इसके बहलोल लोधी के पुत्र का नाम था निजाम खां। निजाम खां ने 17 जुलाई 1489 को में सुल्तान सिकंदर शाह के उपाधि दिल्ली के शासन पर बैठा। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां ने 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह के उपाधि लेता है। कौन सा? सुल्तान सिकंदर शाह, और दिल्ली के शासन पर बैठता है। निजाम खां है, एक है जुना खां। गयासुद्दीन के बाद आता है जुना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासन पर बैठता है। जुना खां के महल में ही गयासुद्दीन तुगलक 1325 में मर जाता है, बंगाल अभियान लौटते समय लकड़ी के महल से। आज यहाँ है बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह के उपाधि दिल्ली के शासन पर बैठता है। 1540 में यह सिकंदर, जब बहलोल लोधी का बेटा था सिकंदर लोधी बद्ध था, 1540 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर का स्थापना करता है और भूमि के लिए मापन के प्रणाली पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन करता है। गोल रुखी कविता लिख रहे थे सिकंदर लोधी ने, गज सिकंदर लोधी ने गोल रुखी शीर्षक जो कविता लिखा था, फारसी में कविता सिकंदर लोधी ने करवा था, सुल्तान था। सिकंदर लोधी आगरा को अपनी राजधानी बनाया क्योंकि 1504 ईस्वी में आगरा का स्थापना किया था। आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में अनुवाद करने वाला फरहांगे सरहंदी के नाम से अनुवाद करा था। फरहांगे सरहंदी आयुर्वेद ग्रंथ है। नागरकोट का जो ज्वालाक मंदिर था उसको मूर्ति को तोड़ा देता है और टुकड़ों को कसाईयों का मांस तोड़ने के लिए देता है। इसने मुसलमानों का ताजिया निकालने और मुसलमानों स्त्रियों को पीरों और संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा देता है। न कोई महिला पीरों पर जाएगी न कोई संत पर। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाता है। कब होता है? 21 नवंबर 1517 को। 1504 में क्या था? लोधी वंश 1489 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। 89 के बाद 1517 में 21 नवंबर 1517 को गले की बीमारी के कारण लोधी वंश की मृत्यु। लोधी वंश का बेटा था इब्राहिम लोधी ने इब्राहिम शाह को पद लिया और आगरा के शासन पर बैठ जाता है, जहाँ बाप ने राजधानी बनाया था, स्थापना किया था। 21 अप्रैल 1526 दिन था। 21 अप्रैल को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 21 अप्रैल को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच इब्राहिम लोधी मारा जाता है। इसमें मारा भी जाता है। इब्राहिम लोधी कट्टी होता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण कौन दिया था? पंजाब के शासक था वो। कौन था? दौलत खां लोधी। और इब्राहिम लोधी के ही चाचा था खुद आलम खां। दौलत खां लोधी और आलम खां ने कि बाबर आइए और इब्राहिम लोधी को मार दीजिए। मोठ के मस्जिद का निर्माण सिकंदर के लोधी के वजीर था, जो प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे वजीर को। यही मोठ के मस्जिद का निर्माण करा था सिकंदर लोधी के वजीर यानी प्रधानमंत्री। मोठ का मस्जिद का निर्माण करा था। मोठ का मस्जिद देखिए, सब पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा रोके से। यहाँ से ठीक होता है। विभाग दीवान मुस्तखराज विभाग होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय आपको अस्थायी सेना ज़्यादा था। दीवान कोई कृषि विभाग होता था। कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक, तब ने मोहन जी दीवान कोई कृषि विभाग। दीवान अर्ज सैन्य विभाग होता था। सैन्य विभाग बना कर दीवान अर्ज जो वंशानुगत बना देता था बलबन ने तुर्गान चिलगानी को ख़त्म कर दिया था। बलबन। दीवान बंदगान जो था आपको किस चीज़ में जानते थे?
बंदगान जो था दास विभाग के रहने वाले संख्या को, इस्तिहाक जो था पेंशन विभाग, खैरात जो था दान विभाग, खैरात दान विभाग, जिसमें लड़की मुसलमान के लोग रहते थे। इसमें वकील दर सुल्तान के व्यक्तिगत शौक की देखभाल करता था। बरीद ममालिक गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। काजी उल कजात, कजात कहेगा था सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था काजी उल कजात। सदर उस सुदूर धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख, धर्म और दान विभाग का सदर यानी सुदूर। आरिज ममालिक दीवान अर्ज सैन्य विभाग, खजीन कोषाध्यक्ष, मजमुदार उधार दिए गए धन को मजमुदार। मुसारिफ ए ममालिक महालेखाकार, प्रांतों अन्य विभागों के प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा। वजीर प्रधानमंत्री। वही हो गया दान ए मुस्तखराज वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवान कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। अर्ज लग जगह तो बलबन ने, बंदगान लग जगह फिरोज शाह तुगलक ने। बंदगान में ही आपको दास लोग रहते थे और खैरात में है ना लड़की और विधवा लोग रहते थे। इस्तिहाक दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक, बंदगान खैरात इस्तिहाक सब फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांत बटा होता जिसे एकता कहते थे। ये जरूरी नहीं है, एकता सूबा कहते थे। यह जो शासन था नायब या वली या मुफ्ती के द्वारा चलता था एकता का शासन। एकता को सिक्को जिला में सिक्कों का अधिकारी सिक्कादार कहलाता था, जो एक सैनिक अधिकारी होता था। उससे पूछेगा उस मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि जो होता था, मुसलमान से जो भूमि ले लेते थे उसको उसर बोलते थे। खराज गैर मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि को खराज। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा लगता था, जकात होता था। जजिया कर जो ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला प्रथम जजिया कर था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। गैर मुसलमान पर धार्मिक कर जजिया। खम्स लुटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था पहले, लेकिन सुल्तान का अधिकार शेष 4/5 भाग था, सुल्तान का अधिकार था। सैनिक अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था 4/5 भाग, परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़ दिया जाए सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं ले लेता था। और फिरोज शाह तुगलक ने 1/5 लेता था, बाकी सभी हिस्सा 4/5 ही लेता था। सुल्तान सिकंदर लोदी गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा लेबे नहीं किया था। कुछ देख लीजिए, पूछेगा। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। सल्तनत काल में बलबन अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावित हो गए थे। अमीर प्रभावित कब थे? प्रभावहीन बलबन अलाउद्दीन के समय। अमीरों का महत्व 4 मतों का आसपास था। लोदी वंश का समय बहलो लोदी। सल्तनत में मंत्रिपरिषद को मजलिस खलौत कहकर पुकारते थे। मजलिस खलौत है आप मंत्रिपरिषद को मजलिस खलौत। मस्जिद खास में मजलिस खलौत की बैठक होता था। मजलिस खलौत में तो बैठक कहाँ होता था? मजलिस खास में बैठक होता था। बार खास इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों, अन्य रसोइयों को बुलाता था। बार खास में। बार आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था बार आजम में। इतना जो है सब देख लीजिए, सब उतना जरूरी नहीं है। अब तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में था। हरीर अबू का 2 भाइयों ने किया था। 2 भाई था, लेकिन भाई था टोटल 5 भाई का परिवार था। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। जीत का शहर होता है। विजयनगर का स्थापना जो किया था ये विद्यारण्य संत से प्रार्थना करके आशीर्वाद लेकर किए थे। हरीर बुका नामक 2 ने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश का स्थापना किया था, है ना, अपने पिता के नाम पर। विजयनगर साम्राज्य
विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी था, यहाँ पे राजधानी था। विजयनगर जो था साम्राज्य खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यहाँ के लोग, यहाँ जो विजयनगर की भाषा तेलुगु भाषा बोला जाता है, तेलुगु भाषा। हरिर्बुका पहले वारंगल के जो काकतीय शासक था प्रताप रुद्रदेव अंतिम शासक था। ऐसे बेटा प्रथम था, अंतिम शासक काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत इन दोनों थे, हरिर और बुका ने। इनके विजयनगर साम्राज्य पर वंशों का शासन क्रम SST है। एस से हो गया SST है, एस से हो गया संगम, एस से हो गया सलू, टी से हो गया तुलु, एस से हो गया आराविडु वंश। बुका प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि लिया था। कौन सा? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि लिया था बुका प्रथम। देखिए बुका प्रथम का शासन चलता है आपको 1356 से 1377 तक, 56-77। अब आता है बुका प्रथम के बाद आता है हरिर द्वितीय आता है। हरिर द्वितीय के बारे में बोल देता है 1300, हरिर द्वितीय था 1377 से 1404, 1377 से 1404। देखिए हरिर द्वितीय ने महाराजा धीराज के पद लिया था। कौन सा? महाराजा धीराज के पद लिया था। हरिर द्वितीय महाराजा धीराज के पद लिया। इटली की यात्री था निकोलो कांटी, इटली देश का था। यह विजयनगर की यात्रा कर लेता देवराय प्रथम के साल में। देवराय निकोलो कांटी जो देख रहे हैं यहाँ पे, इटली का था। 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम का शासनकाल था, है ना। देवराय प्रथम के शासनकाल में तब किया इटली के तुंगभद्रा नदी। देवराय प्रथम ने ही क्या किया, जब आया था तो तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाता है ताकि सिंचाई हो सके। तुंगभद्रा नदी पर बांध और हरिद नदी पर भी बांध बनाता है सिंचाई के लिए, हरिद नदी दोनों पर देवराय प्रथम ने। इस संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था, है ना। यही देवराय द्वितीय सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। देवराय द्वितीय को 1422 से 1456 सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। और इसको बोला जाता है इमाडी देवराय भी बोला जाता है द्वितीय को। देवराय द्वितीय को बोलते हैं इमाडी देव के नाम से भी जानता है देवराय द्वितीय को। फारसी राजदूत था। कौन सा? अब्दुल राजाक भी और श्रीनाथ, दोनों देखा जाए आपको श्रीनाथ देवराय द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। फरिश्तों के अनुसार बोला जाता है कि देवराय द्वितीय अपनी सेना में 2000 मुसलमान को भर्ती कराया था और जागीर दिया था देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय को देखा जाए अभिलेख में बोला जाता है देवराय द्वितीय को जग बेटक के नाम से जाना जाता है। हाथी क्यों का शिकारी जो इमाडी देव के नाम से भी जानता है, जग बेटक। देवराय द्वितीय का संस्कृत ग्रंथ कौन सा है? तो महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मा सूत्र दोनों लिखे था देवराय द्वितीय ने, जो संस्कृत नाटक बोला जाता है। महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मा सूत्र रचना देवराय द्वितीय ने किया था। मल्लिकार्जुन देखा जाए तो मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। क्या देखते हैं? प्रौढ़ देवराय भी कहते हैं। देवराय द्वितीय को देख लेना हम लोग। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी बोलते हैं, है ना। और मल्लिकार्जुन के शासन पूछेगा 1446 से 1465, 46-65, जो प्रौढ़ भी बोला जाता है। प्रौढ़ देवराय प्रौढ़ हो गया। अब देखते हैं हम लोग सालू नरसी ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सुलू वंश की स्थापना कर लिया था। सुलू वंश का संस्थापक पूछेगा सालू नरसी ने किया था, जो 1485 से 1526 तक किया था सालू। अब चलते हैं सालू वंश के बाद आ जाता है विजयनगर पर तुलु वंश। पहले साम्राज्य सालू वंश संस्थापक सालू नरसी ने किया था। फिर सालू के बाद आता है तुलु वंश। सालू वंश के बाद दूसरा बार आता है आपको तुलु वंश। तुलु वंश का स्थापना पूछेगा वीर नरसिंह ने किया था। वीर नरसिंह
1505 से 1565, 1505 से 1565 तुलु वंश का नरसिंह किया तो वीर नरसिंह स्थापना किया था। लेकिन महान शासक कृष्णदेवराय था जो तुलु वंश से आता है। कृष्णदेवराय के दरबार में आया था आपको अष्टदिग्गज। कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था डोमिनिक पायस ने, पुर्तगाल का था 1515 में। डोमिनिक पायस 1515 में, पायस 1515 में कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। तुलु वंश से संबंधित है। देख लिए वीर नरसिंह के महान शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया और 8 अगस्त 1509 ईस्वी में शासक बन जाता है कृष्णदेवराय। सालू और तिमा ये दोनों कृष्णदेवराय के ही आपको मंत्री और सेनापति था। सालू मंत्री था और तिमा सेनापति था। बाबर ने अपने आत्मकथा में लिखा था, बाबरनामा लिखा था। इसमें देवराय द्वितीय के बारे में बहुत चर्चा किया है, देवराय द्वितीय के बारे में चर्चा किया है और शक्तिशाली शासक भी बताया बाबर ने अपने आत्मकथा में। कृष्णदेवराय जो के शासनकाल में ही पुर्तगाली डोमिनिक पायस आयल था। अभी देखें हम लोग 1515 में आयल था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु के 8 कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जानते थे। अष्टदिग्गज अब वो कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के शासनकाल में के इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य या क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय का जो शासनकाल चलता है उसका तेलुगु साहित्य क्लासिक युग कहते थे। कृष्णदेवराय तेलुगु में आमुक्त मलयाद और तेलुगु में लिख रहा था आलोक मलयाद और संस्कृत में जाम्बवती। सब कृष्णदेवराय के बारे में देख रहे हैं। आमुक्त मलयाद और संस्कृत में से जाम्बवती कल्याण की रचना किया था। पांडुरंग महामात्म की रचना तेनालीराम कृष्ण की था। ये तेलुगु में आमुक्त मलयाद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याण की रचना कृष्णदेवराय ने किया था। लेकिन तेनालीराम रामकृष्ण ने पांडुरंग महामात्म की रचना किया था। नागलपुर नामक नए नगर नागलपुर में हजारा विठल स्वामी मंदिर बनाया था। नागलपुर में हजारा का मंदिर, विठल स्वामी का मंदिर आपको कृष्णदेवराय ने ही करवाया था। आपको कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाता है 1529 में। 1509 में बैठता है बेचारा और तुलु वंश का स्थापना शासक था, प्रतिशासक स्थापना वीर से नरसिंह किया था। और 1537 में बेचारा कृष्णदेवराय मर जाता है तो कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज पितामह दोनों और अभिनव भोज की उपाधि लिया था। 1537 मर जाता। फिर तुलु वंश का अंतिम शासक, जैसे तो तुलु वंश का संस्थापक पूछेगा अभी देखें हम लोग कि वीर नरसिंह था। 1505 से 1565 था, टोटल 60 बरस। अंतिम शासक था आपको सदाशिव था। सदाशिव तुलु वंश का शासक अंतिम सदाशिव। राक्षस टंगड़ी और तालीकोटा का युद्ध और बनीहट्टा का युद्ध एक है। तीनों के नाम है राक्षस टंगड़ी, तालीकोटा, बनीहट्टा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को होता है, जिस समय तुलु वंश का अंतिम समय चल रहा था। विजयनगर का पतन हो जाता है ना। विजयनगर का पतन हो जाता है। इस समय आपको राक्षस टंगड़ी, तालीकोटा, बनीहट्टा का युद्ध के समय विजयनगर खत्म होता है। विजयनगर के विरुद्ध बने राज्यों के संग शामिल थे कौन कौन? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, है ना। सभी जगह मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह ही कर रहा था। अली आदिल शाह। तालीकोटा के युद्ध जब 23 जनवरी 1565 को हुआ अभी तक है, वही तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का पतन होता है। तो विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? राम राय कर रहा था। राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 गो अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। कौन को? तुंगभद्रा के दबाव में और कृष्णा के गोदावरी में, कछार के में और मराठा के वांडू प्रदेश में। तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने क्या करता है? तालीकोटा का युद्ध जब 1565 में हो जाता है, उसी में सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से
पेनुकोंडा का राजधानी बना लेता है और शासन करना प्रारंभ करता है। तालीकोटा के दिन में सादा सिंह ने क्या करता है, तिरुमल को सेल लेता है और पेनुकोंडा का राजधानी बना करके शासन करना शुरू करता है। यही तिरुमल बाद में शहीदासी को धोखा देता है। फिर क्या करता है, विजयनगर के चौथे राजवंश आराविडी वंश बना देता है। चौथा वंश आराविडी वंश 1570 से 1672 ईस्वी तक। आराविडी वंश का संस्थापक पूछेगा, वही तिरुमल था जो सदाशिव का सहयोग किया था पेनुकोंडा को जीतने में। तिरुमल था। तिरुमल ने फिर क्या किया, सदाशिव को हरा देता है दोबारा। पहले सहयोग किया था सदाशिव को, फिर हरा देता है। हराने के बाद पेनुकोंडा में हरा देता है। अब आराविडी वंश का अंतिम शासक रंगठड था। आराविडी वंश का 1570 से 72 2 बरस तिरुमल। अंतिम शासक रंगठड, रंग तीसरा था। फिर आता आराविडी शासक वेंकट द्वितीय था। यह भी वेंकट द्वितीय आराविडी वंश का शासक था। इसका शासनकाल में, वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोडेयार 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना कर लिया था। वेंकट द्वितीय का शासनकाल चल रहा था। इसी के शासनकाल में वोडेयार ने क्या किया, वोडेयार ने 1612 ईस्वी में वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना कर देता है। और फिर क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक इकाई घटते क्रम में प्रांत मंडल कहते हैं। कोट्टम या वालनाडु जिला में नाडु मूल ग्राम 50 ग्राम का समूह होता था उर-ग्राम। विजयनगर के कालीन सेनायकों को नायक कहा जाता था। नाम उसका भूसामंत राजा वेतन के बदले अथवा अधीन रख रखाव के लिए विशेष भू खरीदे देता था, उसे आमरम कहते थे। कोई खास नहीं है, आयंगर व्यवसाय नहीं है खास। निकोलो कांटी इटली के था। 1420 में देवराय के प्रथम काल में था। अब्दुल रजाक देखे भी तो फारस का था। 1422 12 फारसी था। अब्दुल रजाक फारस देश का था। 1442 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में था। अब्दुल फारस राजदूत था। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में था। और श्रीनाथ भी था। अभी देखें हम लोग, अब्दुल रजाक फारस 1442 में था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में नूनिज था पुर्तगाल के 1535 में। अच्युत राय के शासनकाल में नूनिज। डोमिस पाया भी देखें पुर्तगाल का 1515 में। कृष्णदेवराय के शासनकाल में। बारबोसा पुर्तगाल का था 1516 में। बारबोसा कृष्णदेवराय के तत्काल में। कर्निक नामक आयगर जमीन क्रय विक्रय से संबंधित था। कर्निक जो था है ना, दस्तावेज रखता था खेत बाड़ी के। विजयनगर का सबसे बड़ा स्रोत था लगान। जो ये लगान भू राजस्व का उपज जितना होता था, उपज का 6ठा भाग लगाता था लगान। विवाह कर और वर वधु दोनों से लिया जाता था टैक्स, लेकिन विधवा से ऐसा टैक्स नहीं लिया जाता था। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने लगान मुक्त भूमि था। रथ कोगड़ गए युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए जो लोग होते थे, मृत लोग मारा जाते थे, उसका भूमि दिया जाता रथ कोगड़ में। कुटकी ब्राह्मण या मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं की कृषि नहीं करते थे अब पट्टे पर देते थे, ऐसी भूमि को कुटकी कहते थे। वे कृषि मजदूर जो क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे, कुद्दी कहते कुद्दी। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। उच्च अधिकारी को दंड नायक या सेनापति होता था। जो सैन्य विभाग का जो उच्च अधिकारी होता था, दंड नायक या सेनापति कहा जाता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार जो करते थे, निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजार कहा जाता था। उत्तर भारत में दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहते थे। बड़ा उत्तर भारत से आगे दक्षिण भारत बस गया बड़वा। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी, और जब प्रचलित था तो मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था। उसी को बेस बेग कहते थे। बेस बेग क्रय विक्रय को मनुष्य का। मंदिरों में रहने वाली स्त्री को देवदासी कहते थे। मनुष्य का क्रय विक्रय होता था, उसे दास को बेस बेग कहते थे। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहते थे। आजीविकों के भूमि वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा और बहमनी राज्य की मुद्रा हुनता हुन। ये पूछेगा विजयनगर की मुद्रा का नाम बताओ, तो पेगोडा। तो बहमनी के मुद्रा हुनता हुन, बहमनी के हुन। बहमनी राज्य के बारे में देखते हैं। बहमनी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गांगू ने बहमनी राज्य का स्थापना किया।
पूछेगा बहमनी राज्य का स्थापना कौन किया था? हसन गंगू। कब? 1347 में। के शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में किया था हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना। वह बहमनी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठल था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी ने अपना राजधानी गुलबर्ग बनाया था। बहमनी का राजधानी गुलबर्ग और भाषा था मराठी भाषा था। बहमनी अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिए थे। और जो गुलबर्ग, पहला गुलबर्ग होता है और दूसरा होता है दौलताबाद, तीसरा होता है बरार के बाद होता है चौथा बिदर। यही 4 भाग में बांट देता है। फिर बहमनी को जो हसन गंगू ने था, हसन गंगू की मृत्यु हो जाता है 11 फरवरी 1398 में। 11 फरवरी 1398 में शासन किया था। 1340 में हसन गंगू मर जाता है 1358 में। अलाउद्दीन हसन के बाद आता है, हसन गंगू के बाद अब तक उसका पुत्र आ जाता है। पुत्र का नाम था मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम आता है। जब प्रथम आता है सुल्तान बन जाता है। इसी का काल में, मोहम्मद शाह के काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था बुक्का के विरुद्ध। मोहम्मद के शासनकाल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था, बुक्का के विरुद्ध किया गया था। भीम नदी के तट पर फिरोजाबाद के स्थान पर ताज-उद-दीन फिरोज ने की थी। भीम नदी के तट पर फिरोजाबाद का स्थापना किसने की? तो फिरोजाबाद का स्थापना ताज-उद-दीन फिरोज ने किया था। ताज-उद-दीन फिरोज खलकोकी को प्रोत्साहित देता था। यही ताज-उद-दीन फिरोज ने फिरोजाबाद का स्थापना कर लिया था। भीम नदी के तट पर खगोलोकी को प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद के पास क्या करता है, वेधशाला बना देता है। दौलताबाद के बाद वेधशाला। फरिश्तों के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा में भी ज्ञाता था। कौन? फिरोज, ताजुद्दीन फिरोज। मोहम्मद शाह प्रथम, ये सब देख लीजिए। 1358 से 1375। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378, 3 बरस। वही अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। अब चलते दाऊद प्रथम 1378 में। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 में 97। ताजुद्दीन है 97 से 1397, 1422। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436, 14 बरस। अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय 36 से 58। सुल्तान महमूद शाह शमसुद्दीन मोहम्मद थर्ड 1463 से 1482। शहाबुद्दीन अहमद जिसका शासन चलता था, शहाबुद्दीन अहमद का 1422 से 1436, वही अपनी राजधानी गुलबर्ग से हटा देता है। वही गुलबर्ग का राजधानी बना था हसन गंगू। इसको हटा करके कहाँ का था, बिदर में स्थापना करता है। जो 4 प्रांत था, गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार, बिदर। यही गुलबर्ग का राजधानी हटा करके बिदर कर देता है। कौन? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। अब वहाँ बिदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रख देता है। मोहम्मदाबाद नया नाम। मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ के उपाधि से महमूद गांव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मोहम्मद थर्ड का शासनकाल चल रहा था, तो उसमें ख्वाजा को उपाधि ले लिया था। कौन? महमूद गांव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। वही मोहम्मद थर्ड के आदेश पर कहा था। फिर 1482 होता है। 1482 में आदेश देता है मोहम्मद थर्ड की 70 वर्ष की उम्र में मोहम्मद गांव की फांसी दे दी गई। कि ख्वाजा को उपाधि लेकर कर तो फांसी दे दिया जाता है। कौन देता है भाई? तो मोहम्मद थर्ड के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की उम्र में मोहम्मद गांव को फांसी दे दिया जाता है। वही मोहम्मद गांव को फांसी दे दिया जाता है। कौन देता है? ख्वाजा। मोहम्मद थर्ड के आदेश पर मोहम्मद गांव के फांसी। महमूद गांव ने बिदर में एक महाविद्यालय स्थापना किया था, जहाँ राजधानी बिदर को नया नाम मोहम्मदाबाद रखा गया था। वहीं राजधानी महाविद्यालय मदरसा स्थापना किया था। कौन?
जिसको फांसी पर चढ़ा था वही मोहम्मद गौन है। इसका भवन तमिंजला था। भवन का नाम क्या था? तमिंजला। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रहते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त मिलता था। रियाजुल इंसान नाम से मोहम्मद गांव के पत्रों का संग्रह किया जाता है। रियाजुल इंसान के नाम से 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकेतन आ जाता है। निकेतन आता है बहमनी साम्राज्य का बिदर की यात्रा करता है निकेतना 1470 में। उस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद ठाठे का शासन चलता था, जो मोहम्मद गांव का फांसी दिवा दिया था से। निकेतन भी हालत इसी के समय 1470 में। बहमनी साम्राज्य 4 भागों में बटा था। प्रांतपति दौलताबाद तरफ बरार के बाद आता है दौलताबाद का तरफदार मसनद अली कहलाता था। मसनद अली। बरार का तरफदार मजलिस अली। बिदर का तरफदार होता था आजाम हुमायूं। गुलबर्ग होता था मलिक नायब। यही है 4 भागों में, है ना। देख लीजिएगा। दौलताबाद लग गया तो मसनद अली। बरार हो गया मजलिस अली दोनों दौलताबाद बरार दोनों के हो गया। बिदर लग जाएगा आजम हुमायूं। गुलबर्गा के मलिक नायब। बीजापुर गुलबर्गा तरफ से शामिल था। बीजापुर जो था ये गुलबर्गा की तरफ से शामिल था। गुलबर्गा तरफ से शामिल था बीजापुर। यह सबसे महत्वपूर्ण तरफ था बीजापुर। फिर कलीम कौन आता है? कलीम उल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। कलीम उल्ला बहमनी वंश का स्थापना 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। हसन गंगू ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 हसन गंगू ने किया था बहमनी राज्य का स्थापना। अंतिम शासक पूछेगा कलीम उल्ला शासक था। इसकी मृत्यु बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया था, तो हो गया था। मृत्यु के बाद 5 भागों में बढ़ गया था। कलीमुल्ला मर जाता तो 5 भाग बढ़ जाता है। देखिए बीजापुर जो था अभी देखें हम लोग गुलबर्गा की तरफ से शामिल था, है ना। गुलबर्गा की तरफ से ना शामिल था बीजापुर। वही बीजापुर आदिल शाह यूसुफ आदिल शाह तो है ये। यूसुफ आदिल जो तो संस्थापक 1489 में। अहमदनगर के निजाम शाही मलिक अहमद 1490 में। बरार के इमाद शाही फतेहुल्ला फतेहुल्ला जोड़ दो 1490 में। अहमदनगर बरार के हो गया। गोलकुंडा देखें कुतुब शाही कुली लगा दो तो संस्थापक कुली लग जाएगा 1512 में। बिदर के बरीद शाही अमीर अली जोड़ दो बरीद 1526 में। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध के समय बिदर का स्थापना। फिर देखते हैं हम लोग मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी था। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने क्या करता? केंद्रीय शासन का कार्य को 8 भागों में बांट देता है। कौन कौन था? मोहम्मद गौरी का मंत्री सैफुद्दीन गौरी। वकील ए सल्तनत दिल्ली के मालिक का नायब। वकील कुल सभी मंत्रियों के निरीक्षण वकील को छोड़ करके। अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष। वजीर अशरफ विदेश नीति दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन। नाजिर अर्थ विभाग के संबंधी नाजिर। पेशवा वकील सल्तनत। पेशवा कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था कोतवाल। सदर जहां न्याय विभाग धर्म दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष आरक्षण। ये सब जरूरी नहीं उतना। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए थे। कुल मिलाकर 175 वर्षों तक शासन किया, जबकि गुप्त वंश ने आपको 174 वर्ष तक किया। बहमनी 175 तक 18 शासक हुए। बहमनी वंश का प्रथम शासक पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक समय 1347 में हसन गंगू ने किया था, है ना। उपाधि लिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के उपाधि। अंतिम शासक पूछेगा कलीमुल्ला था, है ना। और 18 शासक हुए 175 वर्षों तक शासन किया।